देखिए इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं स्टील का। ठीक है, स्टील में भी देखिए जैसे अपन डिस्कस किया था कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और उसकी जो डक्टिलिटी है वो कैसी होती है, कम हो जाती है, डक्टिलिटी कम होती है और ब्रिटलनेस कैसा होता है, बढ़ता है। ठीक है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर चुके हैं। स्टील में एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जो स्टील का अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बनाते हैं, स्टील का जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं तो हमें जो यंग्स मॉडुलस है ना, जो हमें यंग्स मॉडुलस है, जो बेसिकली क्या होता है, स्लोप कह सकते हैं अपन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बीच का जो स्लोप रहता है वही यंग्स मॉडुलस होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील या फॉर स्टील, ये कोई भी ग्रेड हो, चाहे Fe415 हो, चाहे Fe250 हो, एक मिनट, चाहे Fe250 हो, चाहे Fe415 हो या फिर Fe500 हो, ये सारे ग्रेड के लिए जो हमारा यंग्स मॉडुलस है, मतलब ई एस की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये वैल्यू होती है सभी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए, जितने भी स्टील के ग्रेड हैं सभी के लिए ये वैल्यू रहती है। किसकी, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील के लिए। ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि जैसे ये जो कर्व हुआ हमारा, ठीक है, इलास्टिसिटी तक के पहुँच गए अपन। देन मान के चलिए कि यहाँ से थोड़ा सा अपन डिफरेंट कर लेते हैं। ये कर्व कुछ इस प्रकार से गया, मान के चल लेते हैं, ये आपका अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, देन ये आपके यहाँ पर वेरिएशन थोड़ा सा प्लास्टिसिटी वाला, देन फिर ये आपका हार्डनेस और ये फेल्योर पॉइंट है ना, अल्टीमेट पॉइंट, फिर उसके बाद फेल्योर पॉइंट। ठीक है, ये आपका मान के चलिए ये हो गया दूसरा ग्रेड। एक मैं दूसरा ग्रेड और यहाँ से ले लेता हूँ और तीसरा ग्रेड दिखाने के लिए ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये 3 प्रकार के मैंने स्टील पर टेस्ट करे। ठीक है, कौन कौन से स्टील के ग्रेड हैं, जो नीचे वाला है वो होगा कौन सा आपका Fe250, जो नीचे वाला है वो कौन सा होगा आपका Fe250 होगा। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला है सेकंड वाला वो Fe415 है। ये कर्व जो है अलग हो सकते हैं, एक्चुअल अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करके निकाले गए कर्व हैं। एग्जैक्टली आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे हमने ड्रॉ किया है। हर Fe415 के लिए आपको अलग कर्व मिलेगा, हर Fe250 के लिए अलग कर्व मिलेगा। हाँ, बस इतना यहाँ इस कर्व के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं, है ना, जैसे ये Fe500, इनकी वैल्यूज़ कौन सी, इनका ये जो मैक्सिमम इलोंगेशन है, जो इनका मैक्सिमम इलोंगेशन का जो पॉइंट है, ये देखिए कैसा है, कम है। किससे कम है, इनके लोअर ग्रेड से, इनके लोअर ग्रेड से इनका जो मैक्सिमम इलोंगेशन है ये कैसा हो रहा है, कम है ना। इसमें मतलब स्ट्रेन देखिए कम कम जा रहा है इनमें स्ट्रेन। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन किस पे है, जो लोअर ग्रेड था उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन है। देन उसके बाद फिर 415 पर है, फिर उससे कम Fe500 पर है। ठीक है, मतलब स्ट्रेन कैसा होता है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा वैसे स्ट्रेन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी पूछा जाता है कि ग्रेड यदि कोई अलग अलग प्रकार के ग्रेड के स्टील हैं, यदि कोई अलग अलग प्रकार के ग्रेड के स्टील हैं तो ये बताइए कि जो उसका यंग्स मॉडुलस होगा, जो उसका यंग्स मॉडुलस होगा, क्या तीनों के लिए सेम होगा या तीनों के लिए अलग होगा। तो आपको ध्यान रखना है तीनों के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम रहती है, ई एस की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, जो आपका ई एस की वैल्यू है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है वो सेम रहती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है फॉर स्टील के लिए, चाहे कोई भी ग्रेड हो, है ना। और एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो यहाँ तक के, मतलब कहाँ तक के, इलास्टिसिटी पॉइंट तक के, या कहें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन तक के पूछ लेता है कभी कभी, कि जो आपका जो कर्व प्राप्त होता है वो किस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि हमें एक इंक्लाइंड रेखा प्राप्त होती है जिसमें कांस्टेंट वेरिएशन होता है ना, मतलब जो वेरिएशन, जो भी वेरिएशन आएगा वो एक प्रॉपर स्लोप में होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको स्लोप मिल रहा है, हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, तो कोई भी इसमें इस पॉइंट तक के कोई भी परिवर्तन नहीं आता, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का ग्रेड का स्टील क्यों ना हो। ठीक, ये हो गया बेसिक जानकारी आपके लिए। अब इसको एक्चुअल में जो हमारा है
IS कोड 456 द्वारा इस प्रकार से इसे दिखाया जाता है। इस प्रकार से दिखाया जाता है किसमें, IS कोड 456 द्वारा। उनके द्वारा क्या किया गया है कि ये जो वेरिएशन है, जो अपर और लोअर और आपका ये यहाँ पर इलास्टिसिटी वाला जो पॉइंट आपका है ना, इसको सबको क्या कर दिया उसने, मिला लिया है। मतलब इन सबको उसने मिला करके, ये रेखा तो गई थी ऐसी तिरछी रेखा थी, और ये जो पोर्शन था इसको एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया है, और फिर ये स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन से बना दिया उसने। ठीक है, ये जो लाइन जो थी आपकी प्लास्टिसिटी वाली, उसको एकदम एज इट इज उन्होंने ड्रॉ कर दिया, मतलब स्ट्रेट रेखा से उन्होंने बना लिया। ये जो है सारे क्या है, हमारे अजप्शन है, ये सारे क्या है, हमारे अजप्शन है, इसको ध्यान रखना है। सारी चीज़ें क्या है आपकी अजप्शन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, जो कर्व हमने जो बनाया है ये अजप्शन करके बनाया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, है ना। ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये एक्चुअल में यहाँ पर बनाया हुआ मैंने। ठीक है, ये आपका कर्व, ठीक है, देन यहाँ पर स्ट्रेट कर्व। ये हमें अजप्शन या एज्यूम किया गया है किसके द्वारा, IS कोड 456 द्वारा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू होगी हमारी FY, कितनी होगी FY। और FY क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, या फिर ये समझिए लोअर इल्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील की। ठीक है, अभी यहाँ ग्रेड मेंशन नहीं है, कोई भी ग्रेड हो सकता है। FY मतलब यहाँ पर अभी कोई भी हम ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। अब जो हमारा LSM है, ठीक है, इस कर्व को आपने समझ लिया है। अब इस कर्व में देखिए जो हमारा LSM होता है, LSM क्या कहता है कि भैया हमें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करनी है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमें यहाँ पर FOS प्रोवाइड करना है, और चूंकि हमारा मटेरियल क्या है, स्टील मटेरियल है, तो हमें यहाँ पर FOS लेना पड़ेगा 1.15। कितना लेना पड़ेगा, 1.15 लेना पड़ेगा। जिसके कारण, ये लेने के कारण हमारा जो डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आएगा, या डिज़ाइन स्ट्रेंथ कहें, या डिज़ाइन स्ट्रेंथ कहें, डिज़ाइन स्ट्रेस जो निकल के आएगा या डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो निकल के आएगा हमारा, वो कितना होगा यहाँ पर, वो होगा हमारा FCK डिवाइड बाय 1.15। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 0.87 FY, निकल के आएगा 0.87 FY। ठीक है, अब ये जो आया हमारा, ये क्या है, डिज़ाइन स्ट्रेस है। इसके लिए भी कर्व हमें यहाँ बनाना होगा, इसके लिए भी हमें कर्व यहाँ बनाना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ कर्व में सिर्फ यहाँ से एक लाइन और सीधी चीज़ देनी है। ठीक है, ये मान के चलो आपका 100% था, ये आपका कितना था, ये 100% था। तो अब कितना हो जाएगा आपका, 87% आपको लेना है, तो आपको यहाँ 87% लेना है, मतलब 0.87 FY पर आपको लेना है। ठीक है, बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं होगा कर्व में। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी कुछ आपको मैं बता दूं कि LSM का तो अपन ने देख लिया है। ठीक है, अब बात करें इसे WSM कितना मान के चलता है। LSM का तो अपन यहाँ देख लिया कि 0.87 FY है। अब जो हमारा WSM मेथड जो है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है, वो क्या कहता है स्टील के लिए, स्टील के लिए वो कहते हैं कि जो FOS होता है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। और ये FOS कौन सा है हमारा, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी है ये FOS मतलब कौन सा हमारा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये FOS मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से इंडिकेशन है। और WSM में केवल FOS लिया जाता है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, पार्शियल वार्शियल कुछ नहीं लिया जाता है। तो मैं भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी केवल ये वैल्यू याद रखिए कि इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है WSM में, स्टील के लिए होता है 1.8, और कंक्रीट के लिए कितना बताया गया था, कंक्रीट के लिए बताया गया था 3। WSM में कंक्रीट के लिए कितना बताया था, FOS आपके लिए 3। ठीक है, अभी टेबल बना देता हूँ तो आपको उसमें से क्लियर हो जाएगा। उस वो डेटा आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगा वो। ठीक है, तो जब आपका स्टील का, जब आप FOS ले रहे हो 1.8, स्टील का ले रहे हो FOS 1.8 ले रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आएगी, यहाँ पर जो आपकी डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी कितनी, FCK डिवाइड बाय 1.8, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये आपका 0.55 FY।
ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे 1/1.8 करके, तो आपकी वैल्यू 0.555555 आएगी, जिसे हम लोग 0.55 FY लिखते हैं सामान्यतः। ठीक है, आप इसे चाहें तो 0.5555 या आप यहाँ पर 55 पर बार लगा सकते हैं, या आप पर है। बाकी आपको MCQ बेस्ड एग्जाम में यही 0.55 FY ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ की कुछ छोटी कुछ शॉर्ट में डिटेल लिख देते हैं, है ना। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आपको नोट में लिखना है, आपको नोट बनाना है, नोट में लिखना है आपको पहला पॉइंट, फॉर ऑल ग्रेड ऑफ स्टील ES यंग्स मॉडुलस कितना होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका Fe 250 है, जिसे हम कहते हैं फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, परसेंटेज इलोंगेशन अप टू फेलियर, इसकी वैल्यू यहाँ भी छोड़ दे रहा हूँ जगह, दूसरे पेन से लिखूंगा। ठीक है, Fe415 इसे कह सकते हैं फॉर HYSD बार, परसेंटेज इलोंगेशन अप टू फेलियर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ नीचे लिखूंगा, जगह छोड़ दे रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट जो हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस होता है, जो हमारा डिज़ाइन स्ट्रेस होता है, जिसे इंडिकेट कर रहा हूँ मैं FD से। ठीक है, फॉर स्टील इन LSM, यहाँ जगह छोड़ दे रहा हूँ, मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। फिफ्थ, सेम डिज़ाइन स्ट्रेस STRESS है ना, FD फॉर स्टील इन WSM, यहाँ पर जगह छोड़ दे रहा हूँ, दूसरे पेन से भी लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू होती है इनकी। इसकी वैल्यू होती है आपकी 23%, इसकी वैल्यू होती है कितनी 23%, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 14.5%। ये आपका IS कोड में दिया हुआ है और ये प्रैक्टिकल करके निकाला गया है। ठीक है, ये वैल्यू आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ये प्रैक्टिकल करके निकाला गया है, अलग अलग प्रकार से टेस्ट करके ये एक कांस्टेंट या कह सकते हैं एवरेज वैल्यू निकाली गई है आपके लिए। ठीक है, ये IS कोड में मेंशन है। ठीक, अब इसमें जो है ये वैल्यू कितनी आई थी, वैल्यू आपकी 0.87 FY, और ये कितना निकल के आपका 0.55 FY। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक जो डिटेल और बताने की थी आपकी, कि जो हमारा प्लेन बार होती है, प्लेन बार वाला छोड़े, अपन दूसरा देख लेते हैं, है ना। इसमें प्रूफ स्ट्रेस वाला बता देता हूँ आपको थोड़ा सा और। ठीक है, इस प्रकार का कर्व है हमारा। है ना, ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है स्टील के लिए। ठीक है, अब ये जो हमें पॉइंट मिला है टॉप वाला, और ये ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है, ये कहलाता है आपका प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, अभी थोड़ा समझा दे रहा हूँ आपको, लिख लूँ पहले मैं।
और ये आपका 0.2%, और ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है आपका रेसिलियंस। अब रेसिलियंस क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, ये मैंने मॉस में आपको बता दिया है क्या कहलाता है रेसिलियंस क्या होता है। ठीक है, अभी केवल मैं बताऊंगा कि ये प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। क्या होता है कि आपका जो कर्व है, आप जब अज्यूम करते हैं इसे, ठीक है, आप जब कर्व को अज्यूम करते हैं तो आईएस कोड ने ये कहा है कि जो 0.2% है स्ट्रेन का, जब 0.2% रहता है, जब ये पीक पे जाता है तो जो हमें स्ट्रेस प्राप्त होता है, मतलब 0.2% स्ट्रेन में, 0.2% स्ट्रेन में हमें जो स्ट्रेस प्राप्त होता है वो स्ट्रेस क्या कहलाता है आपका, प्रूफ स्ट्रेस कहलाता है। बस इतनी सी जानकारी है इसमें बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रूफ स्ट्रेस के बारे में जानकारी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ देखिए अब कि आपका जो स्ट्रेन है, ठीक है, कितना है यहाँ पर स्ट्रेन जो है आपका, स्ट्रेन है यहाँ पर कितना आपका 0.002, 0.002 लिख सकते हो। 0.2% को आप ना परसेंटेज हटा दीजिए, मतलब 0.2 डिवाइड बाई दी आप 100 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 × 10⁻³ है ना, 2 × 10⁻³ आएगा आपका। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ना, ये आपका, ये इसे देखिए यहाँ पर, ये जो आपका परसेंटेज में था तो परसेंटेज जब हटाओगे, ये परसेंटेज जब हटाओगे तो डिवाइड बाई 100 आएगा, डिवाइड बाई 100 आएगा। दैट मीन्स यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो हैं, तो दशमलव कितने आगे खिसक जाएगा, 2 जीरो आगे खिसक जाएगा, मतलब पॉइंट ये जो है 0 1 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो यहाँ के उठ के यहाँ आ गए और दशमलव और ये जीरो, क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसे मैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये 0.2% लिखे या फिर इसे 0.002 लिखें। ठीक है, बात एक ही है। ठीक, अब हमें स्ट्रेन तो यहाँ तक के मिल चुका है, यहाँ तक के स्ट्रेन की वैल्यू हमें पता है, बट आगे कितना स्ट्रेन है ये हमें जानकारी नहीं है, आगे कितना स्ट्रेन होगा इसकी जानकारी नहीं है। तो मतलब ये एक इनकम्प्लीट है, ये आपका जो है ये इनकम्प्लीट है स्ट्रेन जो निकला है 0.002। और यदि आपको टोटल स्ट्रेन निकालना है, आपको यदि टोटल स्ट्रेन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 0.002 प्लस यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। चूँकि आपको ये पता है, क्या पता है आपको कि जो आपका स्ट्रेस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, स्ट्रेन के। जब ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओगे तो आपका यंग्स मॉडुलस आता है, ये होता है। देन स्ट्रेन इक्वल टू क्या निकलता है आपका, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ये निकलता है। तो इसका यूज़ करके, इसका यूज़ कीजिए, इसे यहाँ पर पुट कीजिए, तो आपका जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसका स्ट्रेन या टोटल स्ट्रेन आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपकी बात आती है कि ये वैल्यू कितनी है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है। तो ये वाली वैल्यू अभी अपन ने देखा है, कितनी लिया अपन ने यहाँ पर 0.87 FI लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी 0.87 FY। ठीक है, डिवाइड बाय ई की वैल्यू, ई की वैल्यू अभी बताया था मैंने, देखो ये लिखा होगा कहीं, ये ई की वैल्यू लिख दी। हर ग्रेड, कोई भी चाहे किसी भी प्रकार का ग्रेड का स्टील हो उसके लिए ई की वैल्यू सेम रहेगी, कितनी है 2 × 10⁵। ये आ गया आपका क्या, टोटल स्ट्रेन। और ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला फॉर्मूला है, एमसीक्यू बेस्ड में पूछा जाता वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये आपकी होगी डिटेल। इसके आगे एक और अब डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में नोट करके रखना है, और ये अभी कहाँ यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, सारी चीज़ें अपन जब डिज़ाइन करेंगे तब वहाँ पर आती जाएगी। तब मैं दोबारा से आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। अब कैसे आप याद कर रहे हैं, किस प्रकार से रिमाइंड करते हैं, आप हो जानिए। अभी तक के जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अभी तक के जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, उसके लिए मैं अभी यहाँ एक टेबल बना दे रहा हूँ। कृपया करके वो टेबल याद कर लेना, चाहे रट लेना, आप जैसा भी चाहें। बस वो टेबल आपको डिज़ाइन करने के लिए वो टेबल रट लेना है। अभी तक कि जितना मैंने बताया था कुछ भी समझ में नहीं आया तो कृपया करके ये टेबल आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो टेबल कैसा क्या है, टेबल बना लेता हूँ पहले।
मेथड कौन सी मेथड है आपकी? पहली अपन ले लेते हैं LSM, लिमिट स्टेट मेथड। दूसरी अपन ले लेते हैं WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, पहला मटेरियल ले लेते हैं अपन कंक्रीट, ये मेथड हो गई, ये हो गया कंक्रीट, इधर हो गया स्टील। ठीक है, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, या इसे अपन पार्शियल फैक्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जो FAS लिखा हुआ है LSM में, चूंकि यहाँ WSM का भी जिक्र करा इसलिए मैंने इसे FOS ही से डिनोट करा ताकि आपको सुविधा हो याद करने में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर डिज़ाइन स्ट्रेस, सेम यहाँ पर आपका FOS और यहाँ पर आ जाएगा डिज़ाइन स्ट्रेस। देखिए ये होता है इसमें यहाँ पर। ठीक है, इधर उधर हो जाते कभी कभी अल्फ़ाबेट। ठीक है ना, इसमें देखिए अब डिज़ाइन स्ट्रेस हो गया आपका, FOS हो गया, LSM WSM, ये सारी चीज़ हो गई। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेटा, आपको क्या क्या याद रखना है। LSM में कंक्रीट के लिए, LSM में कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना होता है? 1.5 होता है। ठीक है, 1.5 होता है। और जो डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आती है LSM में, वो निकल के आती है आपकी कितनी? 0.446 FCK। ठीक है, इसके अलावा WSM कंक्रीट के लिए जो FOS बोलता है वो बोलता है 3, और इसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेस निकल के आती है 0.33 FCK। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब स्टील की बात करें, स्टील के लिए जो LSM है वो बोलता है 1.15। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन स्ट्रेस होता है वो होता है 0.87 FY। अभी इसी वीडियो में अपने देखा है 0.87 FY। ठीक है, अब WSM में 1.8 और यहाँ पर 0.55 FY। अभी आपको यहाँ पर एक चीज़ डाउट आ रहा होगा कि सर उसके पहले अपने जो डिज़ाइन स्ट्रेस निकालते कंक्रीट के लिए उसमें अपने 2 बार करे थे, इस बार अपने एक ही बार क्यों करा है? तो क्या होता है, जो कंक्रीट है इसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर प्लेस कर रहे हो और आपके कंक्रीट पे या आपके जो मटेरियल है उस पर रहती सारी चीज़ें। ठीक है, जबकि जो स्टील है आपका कंपनी से मैन्युफैक्चर्ड होके आता है। सिर्फ हम ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चल रहे हैं ये इसलिए लेके चलते हैं कि हो सकता है कि कहीं ट्रांसपोर्ट पे, है ना, ट्रांसपोर्ट पे हो सकता है कि वो बैंड हो जाए, उसमें पहले से ही स्ट्रेन आ जाए। ठीक है, पहले से ही क्या हो जाए, उसमें बैंड हो जाए किसी कारणवश और उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाए। इस कारण हम केवल यहाँ सिंगल FOS लेके चलते हैं। ठीक, जबकि कंक्रीट में हमें 2 बार FOS लिख के ये 0.446 FCK निकाला गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपकी कोड में मेंशन है, आप कोड पढ़िए तो और ज़्यादा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये टेबल आपको याद रख लेना है, जिसको अभी तक के जो भी बताया चीज़ समझ में नहीं है, ये टेबल कम से कम आप याद रखें। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको पहले कि जो ES होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, वो होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ बताई थी मैंने, यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, है ना, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये होती है कितनी? 5000 रूट FCK। ठीक है, एक और चीज़ बताई थी मैंने, FCR या FC लॉन्ग। ठीक है, ये कितना होता है आपका? EC डिवाइडेड बाय 1 + थीटा, और EC मतलब कितना? 5000 वर्गमूल FCK डिवाइड बाय 1 + थीटा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी पे सारा चीज़ है आपका। अब बात आती है जो हमारा LSM है ना, LSM में हम जो लोड फैक्टर होता है, जैसे सेफ्टी के लिए लेते हैं, जो लोड कैलकुलेशन करते समय लेते हैं, तो उसका एक टेबल दिया हुआ है जिसका अपन जिक्र किया था क्लास में भी। टेबल नंबर 18 है। ठीक है, टेबल नंबर 18 है, मैं उसे भी दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, है ना। हाँ, ये रहा आपका टेबल। ठीक है, ये टेबल किसके लिए है? आपका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, पर किसके लिए? लोड के लिए, किस प्रकार का लोड आ रहा है, या मतलब भार किस प्रकार का आ रहा है उसके लिए रहता है ना। भार किस प्रकार का आ रहा है मतलब DL मतलब होता है यहाँ पर डेड लोड से, DL दैट मीन्स डेड लोड। IL मतलब होता है इम्पोज्ड लोड।
इम्पोज्ड लोड या फिर इसे हम लोग लाइव लोड भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें डेड लोड या लाइव लोड की क्या होता है, उसके पहले मैं इसको भी बता दूं, ये होता है आपका विंड लोड। ठीक है, विंड लोड। ठीक, यहाँ पर एक और ईएल करके लिखा हुआ है। ईएल मतलब होता है आपका अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अब क्या होता है कि जहाँ पर यदि डब्ल्यू एल आ जाए, जहाँ पर आपकी विंड लोड आ जाए, वहाँ पर आपका अर्थक्वेक लोड नहीं आता है, और जहाँ आपका अर्थक्वेक लोड आ जाए वहाँ पर डब्ल्यू एल नहीं आता है। मतलब ये मान के चलिए जहाँ डब्ल्यू एल लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्लिक में क्या है आपका, ऑब्लिक में आपका ई एल लिखा हुआ है, अर्थक्वेक लोड। ऑब्लिक में क्या है यहाँ पर, अर्थक्वेक लोड है। या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। ठीक, अब बात आती है डेड लोड होता क्या है। डेड लोड मतलब ऐसे समझिए कि आपका खुद का जो भार होगा, आपके शरीर का खुद का जो भार है वो है आपका डेड लोड। आपके शरीर का खुद का जो भार है वो होगा डेड लोड, सेल्फ वेट। ठीक है, जो भी आपका खुद का जो भार है वो डेड लोड की कैटेगरी में आता है। और लाइव लोड का कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे लोड जो परिवर्तन होते रहे, जो परिवर्तन होते रहे, जिस मतलब वेरिएबल हो, उसमें कोई भी कांस्टेंट ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बिल्डिंग में अपन बात करें, बिल्डिंग की कोई रूफ में वहाँ पर आने जाने वाले व्यक्ति, ठीक है, आने जाने वाले व्यक्ति, ये सारे जो लोड आएंगे उनका खुद का भार, मतलब आने जाने वाले व्यक्तियों के का जो भी भार होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका लाइव लोड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, किसकी कैटेगरी में आएगा वो, लाइव लोड की कैटेगरी में आएगा। और विंड लोड तो नाम से ही क्लियर है कि विंड का लोड है, और अर्थक्वेक लोड भी आपका नाम से क्लियर है कि जब अर्थक्वेक आ रहा है उसके कारण जो प्रभाव आ रहा है उसके कारण है ना लोड। ठीक है, बाकी अपन लाइव लोड और डेड लोड के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ विंड लोड का भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए कि आपका इसे ऐसे समझिए पहले। अब क्या होता है एलएसएम में, मान के चलिए डिज़ाइन करने बोला आपको कोई चीज़, आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करने बोला, बीम या स्लैब या कुछ भी वॉटेवर जो भी आपको डिज़ाइन करने बोला, और बोला है कि वहाँ पर 30 किलो न्यूटन, है ना, 30 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। कितना, 30 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है मान के चल ले रहे हैं अपन। तो जब हम इसे डिज़ाइन कंसिडर करते हैं, जब हम डिज़ाइन में कंसिडर इस लोड को डिज़ाइन करते समय इस लोड को हम कितना कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हो जाता है हमारा लोड फैक्टर इनटू जो लोड दिया हुआ है वो। अभी जो लोड फैक्टर है ये किस पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का वहाँ लोड आ रहा है, डेड लोड प्लस लाइव लोड आ रहा है, या डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस आपका वहाँ पर विंड लोड आ रहा है, या फिर आपका डेड लोड प्लस विंड लोड आ रहा है ना। इन तीनों में से जो भी कंडीशन आ रही होगी आपकी, उस प्रकार का हम यहाँ पर लोड फैक्टर लेते हैं। और ये लोड फैक्टर जो अभी हमें आरसीसी में पढ़ना है वो सामान्यतः हम लोग 1.5 लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, 1.5 लेके चलेंगे। ठीक है, और ये इसलिए लिया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने जो घर बनाया हुआ है, अ, जैसे अपन घर बनाते हैं 5 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए रहने के लिए, बट हमें भी पता है कि कभी किसी किसी दिन या कोई फंक्शन के टाइम वो 5 लोग की जगह 10-12 लोग भी हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमें यहाँ पर लोड फैक्टर लेके चलना पड़ता है। ठीक, अब इसकी वैल्यू कैसे कैसे ली जाती है, जैसे मान के चलिए कि डेड लोड प्लस लाइव लोड यदि आ रहा है या इम्पोस्ट लोड यदि आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होगा, है ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का जो वैल्यू होगी डेड लोड के लिए कितनी होगी, 1.5 होगी। उसी प्रकार इम्पोस्ट लोड के लिए भी वैल्यू कितनी होगी, 1.5 होगी। ठीक है, कब, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के लिए कितनी होगी, यहाँ पर डेड लोड की वैल्यू होगी 1, लाइव लोड की होगी 1। ठीक है, डेड लोड की होगी 1 और लाइव लोड की भी होगी 1। ठीक, ये हो गया पहला वाला केस। दूसरे वाले केस की देखिए, दूसरे वाला केस में यदि डेड लोड प्लस विंड लोड है, विंड लोड हो या फिर आपका अर्थक्वेक लोड हो, ठीक है, इन दोनों के लिए यदि हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें तो आपको कितना लेना है, 1.5 या फिर 0.9 लेना है। ठीक है, 1.5 या फिर 0.9 लेना है। ठीक है, अब ये 0.9 कब लेते हैं अपन, जब हमें सेफ्टी लेनी है अगेंस्ट ओवर टर्निंग के लिए। ओवर टर्निंग के लिए यदि हमें सेफ्टी लेनी है तब 0.9 लिया जाता है। ठीक है, और नॉर्मल केस के लिए 1.5 लिया जाता है। ये चीज़ आप जब डिज़ाइन जब करोगे आगे तब जाके क्लियर हो जाएगी, अभी केवल ये वैल्यू याद रखिए आप लोग। ठीक है, और विंड लोड के लिए कितना रखना है आपको, 1.5 रखनी है।
विंड लोड के लिए कितना रखना है, 1.5 रखना है, ठीक। और यहाँ पर देखिए अब इसकी जो सर्विसेबिलिटी है, जब सर्विसेबिलिटी में कितना लेना है, 1 लेना है डेड लोड के लिए, और विंड लोड भी रहेगा आपका 1। लाइव लोड की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लाइव लोड है ही नहीं, यानी इम्पोस्ट लोड है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी नहीं इसकी। अब जो तीसरा है हमारा, है ना, ये जो तीसरा है, डेड लोड भी है, लाइव लोड भी है, यानी इम्पोस्ट लोड भी है, और विंड लोड भी है। इस केस में आपका जो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड किसके लिए, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, उसकी वैल्यू होती है 1.2। मतलब तीनों के लिए जो वैल्यू होगी 1.2 1.2 1.2 होगी। तीनों की जो वैल्यू कितनी होगी, 1.2 1.2 1.2 होगी। उसी प्रकार इसमें सर्विसेबिलिटी में तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1.8 एंड 0.8। ठीक है, ये इसमें से आपको के लिए याद रखना है, हम जब भी करते हैं डिज़ाइन हमारा, तो हम 11 केस लेके चलते हैं और 0.5 हमेशा हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप जब अपन डिज़ाइन करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होते चले जाएगी। अभी केवल आप ये टेबल याद रखिए और इनकी वैल्यूज़ याद रखिए। और हाँ, एग्ज़ाम में ये IS कोड ले जाने के लिए दिया जाता है, मतलब परमिशन रहती है आपको IS कोड ले जाने के लिए। तो IS कोड में ध्यान रखिए, यदि आपने प्रिंट निकाला है तो बिल्कुल भी उसमें पेन से कोई भी निशान या कोई भी मार्क नहीं लगाएंगे, इवन अपना नाम भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब जाके आपको परमिट रहता है IS कोड ले जाने का। IS कोड में आपको पेंसिल से भी नहीं कोई निशान लगाना, नहीं पेन से कोई निशान लगाना है, आपको IS कोड एज इट इज़ रखना है, उसमें बिल्कुल कुछ भी चीज़ नहीं लिखनी है ना, कोई पर्सनल चीज़ नहीं लिखनी है और कुछ भी उसमें मेंशन नहीं करना है। और कुछ लोग चिटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि IS कोड में पूरा डिज़ाइन ही लिख के चल जाते हैं उसी फॉन्ट में। तो ऐसी यदि गलती करते हो तो आपका UFM बनेगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस प्रकार की गलती भी बिल्कुल ना करें। ठीक है, जेन्युइनली पढ़ें और पास होइए बढ़िया। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी आगे की दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।